स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले 3 दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से करंट अफेयर का सेशन इस चैनल पर नहीं आ पाया था और पिछले 3 दिन के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त के, तो उन प्रश्नों को इस सेशन के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ इस सेशन के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है। और पिछले सेशन का जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी हमने लास्ट में डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन बी बाईबी खुरानिया, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी। देखिए, ये जो दलजीत सिंह चौधरी हैं, इन्हें हाल ही में जो है बीएसएफ का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है, अतिरिक्त प्रभार सौंपा है इनको। और ये अभी वर्तमान में जो थे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जो हैं महानिदेशक थे, और इनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार ने बीएसएफ का भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और दलजीत सिंह चौधरी जो है 1990 के एक उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। देखिए, हम बीएसएफ की बात करें तो ये हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल जो पाकिस्तान और चीन के साथ में लगता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व बीएसएफ के पास होता है, यानी कि एक अर्धसैनिक बल है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है। और इस एसएसबी की हम बात करें, इसकी स्थापना जो है 20 दिसंबर 1963 को की गई थी, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में एसएसबी की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका स्थापना के समय विशेष सेवा ब्यूरो इसका नाम था। बाद में इसका नाम जो है सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में कितने नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। देखिए, 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीईए की बैठक हुई थी, और इस बैठक में देश में 8 नए हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की को मंजूरी दी है। और इस परियोजना के तहत देश भर में 936 किलोमीटर के जो हैं हाई स्पीड हाईवे बनाए जाएंगे, कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें जिसमें जो है 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन आदि हाईवे जो इसमें शामिल होंगे, है ना। हम भारत के रोड नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है भारत के पास है। तो याद रखना है कि रोड नेटवर्क में जो है भारत का स्थान दूसरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने कर्फ्यू लगा दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालात जो चल रहे हैं वहां पे आरक्षण को लेकर और कई समुदायों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंसा की जा रही है। हिंसा के चलते हुए वहां की सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। और बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा जो है टका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए राज्य में जन्म होना यानी कि राज्य में पैदा होना अनिवार्य करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य ने लव जिहाद के मामले में आजीवन कारावास के सजा वाले कानून की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। देखिए, अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने 4 अगस्त को 3 घोषणा की थी। पहली घोषणा ये की थी कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें एक अर्हता डिसाइड की जाएगी, और वो अर्हता होगी राज्य में जन्म लेना, अर्थात पैदा होना अनिवार्य होगा। वही व्यक्ति जो है राज्य के भीतर सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, इन्होंने घोषणा की थी कि लव जिहाद के मामले में कानून बनाया जाएगा, और जो भी व्यक्ति लव जिहाद का दोषी पाया जाएगा उसको उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा उस कानून के अंतर्गत की जाएगी। तीसरी घोषणा की थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में विक्रय के संबंध में यानी कि प्रॉपर्टी के
सेल से रिलेटेड जो है लॉ बनाया जाएगा। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए श्रीनगर। देखिए श्रीनगर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इससे भी पहले के भारत के 3 अन्य शहर थे जो इस प्रमाण पत्र को यानी कि इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पहला था राजस्थान का जयपुर, और दूसरा था तमिलनाडु का मलापुरम जो 2015 में, और तीसरा था कर्नाटक का मैसूर 2018 में, जिसे इस सूची में यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखना है। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच दुनिया के करियर गोल्डन स्लैम उपलब्धि प्राप्त करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पांचवे। देखिए अभी पेरिस के अंतर्गत 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और उसी में टेनिस के अंतर्गत जो है नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता है। इस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद नोवाक जोकोविच करियर गोल्डन स्लैम की उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। करियर गोल्डन स्लैम उपलब्धि क्या होती है? देखिए यदि कोई खिलाड़ी टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन को जीत जाता है, साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीतता है, तो जो भी खिलाड़ी होता है वो करियर गोल्डन स्लैम की उपलब्धि को प्राप्त करता है। और अभी तक जो है 4 खिलाड़ी इस उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। पहले स्टीफी ग्राफ, दूसरे आंद्रे अगासी, तीसरे राफेल नडाल और चौथे सेरेना विलियम्स। ये 4 खिलाड़ी, नोवाक जोकोविच से पहले ये 4 खिलाड़ी जो थे करियर गोल्डन स्लैम की उपलब्धि को प्राप्त कर चुके थे। अब नोवाक जोकोविच को मिलाकर इसमें 5 खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के शाडो सोने की खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। देखिए हाल ही में अभी जुलाई महीने के अंतर्गत विश्व विरासत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की जो है बैठक आयोजित की गई थी, और उसका जो था बैठक का 46वां सत्र था। पूरी दुनिया में हर साल ये सत्र आयोजित किए जाते हैं, और ये 46वां सत्र था जिसमें कई देशों के धरोहर स्थल घोषित किए गए थे। इसी में जापान के सांस्कृतिक विरासत के रूप में साड़ो यानी कि सोने की खदान जो थी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। बात करें हम जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और इसकी मुद्रा है येन, और ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन बी 2 से 8 अगस्त, ऑप्शन सी 7 से 14 अगस्त, ऑप्शन डी 21 से 28 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 1 से 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये जो है 1990 के इंसेंटी घोषणा पत्र की याद में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। इसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ महिलाओं को स्तनपान के महत्व और उसके संबंध में अवेयरनेस फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, और ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से शुरू की है, और इसकी जो शुरुआत की जाएगी आधिकारिक तौर पर वो 16 अगस्त 2024 को की जाएगी। और इसके अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं उनकी एज जो है 21 से 50 वर्ष की एज वाली जो भी महिलाएं होंगी वो इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है, ये ठीक उसी प्रकार से झारखंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से शुरू की गई है। तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 अगस्त 2024, ऑप्शन बी 2 अगस्त 2024, ऑप्शन सी 3 अगस्त 2024, ऑप्शन डी 4 अगस्त 2024।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 अगस्त 2024। देखिए 3 अगस्त 2024 को भारत का 14वां अंगदान दिवस मनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, और 2010 से ये हर साल जो है 27 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन 2022 में जो एक संस्था है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, इसने ये घोषणा की थी कि हर साल 3 अगस्त को जो है भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाना चाहिए, और 2023 से इसी दिन यानी कि 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को क्यों चुना, इसके संबंध में क्या है, भारत में पहली बार एक मृत व्यक्ति का हार्ट जो है एक जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया था। यानी कि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। इसी कारण से 3 अगस्त को चुना है। और इसके अंतर्गत क्या है, लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके अंगदान किए जाएं, जिससे और लोगों को जीवन मिल सके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कितने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में एक सभा के दौरान 3 नए कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए हैं, क्योंकि इन कानून के अंतर्गत विशेष रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाएं यानी कि ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसीलिए देखिए पहली ऐप है आपकी ई साक्ष्य ऐप। इसके अंतर्गत जो भी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि डिजिटल रूप में दिए जाएंगे, उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो होगी, जो डेटा होगा वो सर्वर पर रखी जाएगी, और कोई भी कोर्ट कभी भी उस डेटा को देख सके। दूसरी ऐप है ई समन ऐप। ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन और संबंधित व्यक्ति को संबंध में ये ऐप है। इसके माध्यम से कोर्ट या पुलिस स्टेशन जो भी हैं, वो सीधे इस एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जनरेट करके भेज सकेंगे। तीसरा है न्याय सेतु डैशबोर्ड पुलिस ऐप। इसके अंतर्गत जो भी चिकित्सक हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अभियोजन और जेल अधिकारी, इन सभी को जोड़ा जाएगा, और इनके साथ में जो भी रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार की जाएगी, वो एक साथ जांच से संबंधित जो भी चीजें होंगी एक साथ उपलब्ध रहेंगी, जिससे क्या है, पुलिस अधिकारी को अपना इन्वेस्टिगेशन और जांच करने में आसानी होगी। आपका फोर्थ ऐप है न्याय सुरती ऐप। ये ऐप जो है कोर्ट के लिए है। कोर्ट क्या करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों के साक्ष्य ले सकेगा, उनको सुनने में सक्षम बनाएगी न्याय सुरती ऐप। ठीक है, यानी ये 4 ऐप जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए। तो इनके नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ई साक्ष्य ऐप, ई समन ऐप और न्याय सेतु डैशबोर्ड पुलिस और न्याय सुरती ऐप, ये 4 ऐप लॉन्च किए। अगला प्रश्न है, कौशल जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो अपने यहाँ पे कौशल जनगणना यानी कि स्किल सेंसस कराने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि वो राज्य के अंतर्गत स्किल सेंसस कराएंगे। कौशल जनगणना के अंतर्गत क्या होगा कि व्यक्तियों के जो भी हुनर है, उनके कौशल के आधार पर जनगणना की जाएगी, और उनके इस स्किल सेंसस के बेस पे राज्य जो है नए रोजगार सृजन पैदा करेगा उनकी स्किल्स के अनुसार। तो ये जो है कौशल जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोजगार के महत्व को देखते हुए, और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य बनने जा रहा है जो स्किल सेंसस करा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखिए अभी बांग्लादेश के अंतर्गत हालात बहुत ही खराब है, वहां पे हिंसा जो है चरम पर है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है जून महीने के अंतर्गत दिए गए हाई कोर्ट का एक ऑर्डर, यानी कि एक जजमेंट, जिसमें जिसमें 30% आरक्षण दिया गया था उन लोगों को जो 1971 में, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ भारत की सहायता से, तो 1971 में एक मुक्ति आंदोलन चलाया गया था।
तो मुक्ति आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल हुए थे, उनके जो अभी वर्तमान में वंशज हैं, उनको 30% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाना था। हालांकि इस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि अपास्त कर दिया था। और वहां पे इसी के बाद से जो है हिंसा जो है बढ़ती जा रही है। और इसी हिंसा को मद्देनजर रखते हुए वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद वो भागकर भारत आ गई हैं। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखना है। देखिए, लास्ट सेशन में हमने और एक प्रश्न आपसे जो है पूछा था, उसका आंसर आपको देना था। तो ये प्रश्न था कि एक ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन है? जिसके ऑप्शन थे मनु भाकर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनु भाकर। देखिए, मनु भाकर पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने सिंगल प्रतियोगिता के अंतर्गत, मिश्रित प्रतियोगिता जो होती है, उन दोनों के अंतर्गत 2 पदक जीते थे। और इन्होंने जो पदक जीते थे, दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला महिला निशानेबाज जो है मनु भाकर है। और आज के सेशन का प्रश्न है आपके लिए, ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी साई प्रणीत, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। तो आज के सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। और आपका कोई भी डाउट है या कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप हमारे साथ में लॉ पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में इंक्वायरी कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।